स्टूडेंट प्रशिक्षणार्थियों, बीएड 4 इंटीग्रेटेड 4th ईयर पेपर जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, आज का अपना टॉपिक विभिन्न सामाजिक समूहों में एक लड़का और एक लड़की होने के अर्थ के क्या अनुभव हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रशिक्षणार्थियों, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से विभिन्न सामाजिक समूहों में बटा हुआ था। जो मानवों के समूह बनाए गए थे वो कर्म के आधार पर समूह निर्मित हुए थे। खासतौर से समाज को 4 समूहों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह व्यवस्था समय रहते हुए परिवर्तित हुई। जो व्यवस्था कर्म के आधार पर थी वो अब जन्म के आधार पर हो गई। मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं कि पहले जो ब्राह्मण के कर्म करने वाला था, शिक्षा का कार्य, पंडित का कार्य, पूजा अर्चना का कार्य, वो ब्राह्मण के लिए दिया गया था, वो कर्म के आधार पर था। और युद्ध क्षेत्र का कार्य, समाज की रक्षा का कार्य और जैसे भी कार्य थे वो क्षत्रियों के लिए थे, तो वो समाज के लिए निर्धारित किए गए थे कर्म के आधार पर। लेकिन समय बदला तो इंसान ने अपने समूहों को भी बदल लिया। जो कर्म के आधार पर समूह थे वो अब जन्म के आधार पर हो गए हैं। महिला और पुरुष, आज हमको ढूंढना है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में एक लड़के होने का और एक लड़की के होने का क्या अर्थ है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों में महिला और पुरुष की स्थिति अलग अलग प्रकार की रही है। हम यहाँ इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग में प्रशिक्षणार्थियों सवर्ण वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोग या उच्च वर्ग के लोग आते हैं। प्राचीन काल से ही सवर्ण ये सामान्य वर्ग के लोगों का शिक्षा पर अधिकार रहा है और शिक्षा पर अधिकार होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। उनके शैक्षिक और आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए ही उन लोगों का राजाओं के राज्यकाल में, राजाओं के बड़े बड़े राज्य सभाओं में उच्च पदों को प्राप्त कर लिया था। उनके शैक्षिक और आर्थिक रूप से संपन्न होने से उन्होंने राजाओं के यहाँ राज्य सभाओं में आना और जाना और अपनी पहचान बना ली और यहाँ तक कि राज्य सभाओं में उच्च पदों को भी प्राप्त कर लिया। बात आती है कि इस सामान्य वर्ग में महिलाओं की स्थिति कैसी है। आज का अपना मुख्य मुद्दा यही है कि महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करा जाए। मैं समझता हूँ सामान्य वर्ग में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ एक सामान्य वर्ग ही है जो स्त्री और पुरुष के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता लाने का श्रेय प्राप्त करता है। अगर किसी को दिया जाए ये श्रेय कि स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष, लड़का और लड़की के अंतर को मिटाने के लिए अर्थात शैक्षिक अवसरों की जो समानता प्रदान की है वो सामान्य वर्ग ने की है। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये समानता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती।
उसका एक कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय भी नहीं है, तो माता पिता जागरूक होते हुए भी वो अपनी बेटियों को दूर दराज के स्थानों पर पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य वर्ग के लड़कियां वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करने से और हायर एजुकेशन को प्राप्त करने से वंचित हो जाती हैं। वो एक अपवाद है, वरना शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने का श्रेय सामान्य वर्ग को जाता है। तो स्पष्ट रूप से निकल कर आता है सार कि सामान्य वर्ग में एक लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं किया जाता, वहाँ महिलाओं की और पुरुषों की स्थिति सामान्य है। अब बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग की। प्रशिक्षणार्थियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। मध्यम वर्ग में ये लोग अपना सामान्य जीवन यापन करते हैं। महिलाओं की स्थिति भी सामान्य है। महिलाएं एक गृहिणी के रूप में अपना जीवन गुजारती हैं और शोषण से मुक्त हैं, इनका भी शोषण नहीं होता है। ये लोग कृषि या अपना निजी व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं। एक इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि आजकल अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से उच्च पदों को भी प्राप्त करने लगे हैं और बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी बनने लगे हैं, जिसका परिणाम ये निकला है कि इन लोगों ने उच्च पदों को प्राप्त करने के बाद अपने समाज के हितों का कोई भी ध्यान नहीं रखा है। ये इनके ऊपर एक सवालिया निशान है कि ये समाज उत्थान में अपनी भूमिका अदा नहीं करते हैं। बड़े से बड़े उच्च अधिकारी बन जाएंगे, उच्च पदों को प्राप्त कर लेंगे और उसके बावजूद ये अपने समाज के विकास में, अपने समाज के सहयोग में कोई भी भूमिका अदा नहीं करते हैं। बात अपनी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की स्थिति कैसी है। मैं समझता हूँ अन्य पिछड़ा वर्ग में भी सामान्य वर्ग की तरह महिलाओं की स्थिति सामान्य ही है। मैं आपको सार रूप में बता देता हूँ कि विभिन्न सामाजिक समूह में एक लड़का और लड़की होने का क्या अर्थ है और उसके क्या अनुभव हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही सामुदायिक विभाजन रहा है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था में आपने देखा होगा कि समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रशिक्षणार्थियों, ये व्यवस्था प्राचीन समय में कर्म के आधार पर थी, जो समय के बाद ये जन्म के आधार पर हो गई। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि महिला और पुरुषों की विभिन्न सामाजिक समूहों में क्या स्थिति है उस पर। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य वर्ग की। तो सामान्य वर्ग के अंतर्गत उच्च वर्ग के, उच्च जाति के या सवर्ण समुदाय के लोग आते हैं, जिनका शैक्षिक और आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर अच्छा है, समाज में इनको प्रमुख स्थान प्राप्त है। उसके पीछे उनकी मूल शक्ति है शिक्षा की। अर्थात प्राचीन काल से ही यह वर्ग शिक्षा पर अपना अधिकार रखता था, जिसके वशीभूत इनकी आर्थिक संपन्नता भी बढ़ी और सामाजिक स्टेटस भी इनका डेवलप हुआ। और उसी का परिणाम है कि प्राचीन काल में जब राजाओं के राज थे तो ये राजसभाओं में आना और जाना और उच्च पदों को प्राप्त करना इन लोगों ने हासिल कर लिया। मैं समझता हूँ महिलाओं की शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने की क्षमता इन्हीं सामान्य वर्ग ने दी है। अर्थात लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं किया और लड़कियों को भी लड़कों के समान ही शिक्षा प्रदान की। अर्थात समाज में सामान्य वर्ग के द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता लाने का श्रेयस जाता है तो सामान्य वर्ग को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र अपवाद हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए दूर दराज विद्यालय होने के कारण विद्यालय नहीं भेजा जाता, वो अपवाद हैं। तो माता पिता के जागरूक होते हुए भी
उनके नहीं चाहते हुए भी उनको ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि वो अपनी बेटियों को दूर दराज के इलाके में नहीं भेजना पसंद करते, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र अब बाद हैं। अब बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की बराबर ही है, अर्थात सामान्य ही है, और महिलाएं शोषण से मुक्त हैं। वो एक गृहिणी के रूप में अपना जीवन यापन करती हैं और पुरुष कृषि या अपना निजी व्यवसाय करके जीवन यापन करते हैं। आजकल अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने भी लगे हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च पदों को भी हासिल कर लिया है। उसका परिणाम में समाज उत्थान में इन लोगों ने अपनी भूमिका नगण्य, क्योंकि अभी इनके पास में थोड़ा संकोच है। मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे से ये टॉपिक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद में बात आती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की। प्रशिक्षणार्थियों, लंबे समय से सवर्ण के द्वारा या उच्च वर्ग के द्वारा इस अनुसूचित जाति वर्ग का बहिष्कार किया जाता रहा है और उसका परिणाम ये रहा कि ये अपनी निम्न जाति को लेकर शिक्षा से लंबे समय से वंचित रहे हैं और शिक्षा से वंचित होने के कारण इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक प्रगति नहीं हो पाई। इसका कारण ये है कि ये लोग समाज में मैला ढोने का कार्य, कचरा उठाने का कार्य और अपने आप को अछूत मानते हैं और अछूत मानने की वजह से इन लोगों का अछूत होना इनके लिए दुखदायी रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों का कोई योगदान नहीं है, अर्थात ये शिक्षा से लंबे समय से वंचित रहे हैं। और मैं समझता हूँ इनके पीछे इनके अशिक्षा का कारण ही है कि ये लोग गरीब हैं और गरीबी के वशीभूत ये अपराधों में लीन हो जाते हैं। महिलाओं की स्थिति इस अनुसूचित जाति वर्ग में थोड़ा शोषण भी होता है। महिलाओं के साथ में इस अनुसूचित जाति वर्ग में शोषण का शिकार भी हो जाती हैं, क्यों कि वो पुरुष और स्त्री दोनों ही अशिक्षित हैं, इसलिए वो पुरुष नहीं जानता कि महिलाओं के कौन से अधिकार हैं और उनको उन अधिकारों से वंचित कर देते हैं। और मैं समझता हूँ ये लोग अनुसूचित जाति के लोग प्राचीन काल से ही अपने आप को उपेक्षित समझते रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये शिक्षा से वंचित रहे और इनके यहाँ उत्पीड़न देखने को मिल जाता है। अब बात आती है अनुसूचित जनजाति की। ये अनुसूचित जनजाति वर्ग एक ऐसा समुदाय है जो परंपरा पर, रक्त संबंधों पर या समान सामाजिक आर्थिक स्थिति होने से आपस में जुड़े हुए हैं। इन लोगों का अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो महिला और पुरुष हैं दोनों समान रूप से कार्य करते हैं, अर्थात पुरुष का अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिलाओं पर अधिकार अंकुश नहीं होता, क्योंकि वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है और इसके परिणाम स्वरूप ये है कि पुरुष का अन्य समाजों की तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिलाओं पर अंकुश नहीं रहता। इस प्रशिक्षणार्थियों
ख़ास तौर से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि अल्पसंख्यक वो अनुसूचित जनजाति जो वर्ग है, ये लोग रेगिस्तान में, पहाड़ों में, जंगलों में अपना स्थान बनाते हैं और वहाँ रहते हैं, और ये वहाँ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, या बस्तियों के समीप आकर भी ये डेरे डाल लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन चलाते हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये अनुसूचित जनजाति वर्ग में महिला और पुरुष की स्थिति सामान्य है। धन्यवाद। हाँ स्टूडेंट, प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में बता रहा था कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अपने परंपरागत रक्त संबंधों से, सामाजिक आर्थिक समानता होने से आपस में जुड़े हुए हैं, और ये लोग ख़ासतौर से रेगिस्तान में, जंगलों में, पर्वतों के पास अपना निवास स्थान बनाते हैं। आजकल ये बस्तियों के समीप भी डेरे डालकर रहने लगे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समाज में महिलाओं की स्थिति सामान्य है, क्योंकि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। बस एक कमी है कि वो आज भी शिक्षा से वंचित है। अब वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लड़के और लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। बात आती है अल्पसंख्यक समुदाय की। भारतवर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत ऐसे समुदाय आते हैं जिनकी संख्या भारत में हिंदू धर्म के मानने वालों के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। अर्थात भारत हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है, यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और इसलिए अन्य धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले मुस्लिम समाज को, जैन धर्म के मानने वाले जैन समाज को, सिख धर्म के मानने वाले सिख समाज को, बौद्ध धर्म के मानने वाले बौद्ध समाज को, पारसी धर्म के मानने वाले पारसियों को, और ईसाई धर्म के मानने वाले ईसाइयों को यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों, बात करते हैं इनके सामाजिक स्टेटस की, तो मैं समझता हूँ इनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय में महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ बात आती है कि इन समाजों में महिलाएं और पुरुषों की स्थिति अच्छी है। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है मुस्लिम समाज के ऊपर, क्योंकि उनके समाज में महिलाओं को पर्दे में रखा गया है। महिलाएं पर्दे में रहती हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो शिक्षा से भी वंचित हैं। महिलाओं को पर्दा प्रथा के कारण पुरुषों के समान वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं जो अन्य समाजों में, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में, अन्य समाज की महिलाओं को प्राप्त हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति आज भी नहीं हो पाई है, और उसके पीछे मूल कारण है उनके यहाँ पर्दा प्रथा का होना और उनके निजी कानून का होना। निजी कानून से संबंध है कि इस्लाम धर्म में मानने वालों को एक कानून बनाया गया है शरीयत के अनुसार, शरीयत कानून, और उनका वो अपना निजी कानून है जिसके अनुसार इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो उस कानून के होने से, कानून का पालन करने से वो महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, और तो और उनके निजी कानून के अनुसार महिलाओं को आज भी मस्जिदों में आने की मनाही है। उसके पीछे पर्दा प्रथा ही है, और राय ये दी जाती है कि महिलाएं मौलवी का पद और इमाम के पद हासिल नहीं कर सकती, यानी कि नमाज अदा कराने वाले इमाम साहब का वो रोल प्ले नहीं कर सकती। उनको ये अधिकार नहीं है कि मस्जिद में जाकर कोई भी महिला जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है वो नमाज अदा कराए, अर्थात वो इमाम और मौलवी नहीं बन सकती, और ये कानून है उनका अपना निजी। प्रशिक्षणार्थियों, इस समुदाय के लोग
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादातर अपना निजी व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते हैं और अपने खुद के व्यवसाय के साथ साथ ये हस्तशिल्प का या अपने हाथों की कारीगरी का कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। मैं समझता हूँ अब वर्तमान समय में मुस्लिम समाज में कुछ महिलाएं जागरूक हुई हैं और कुछ परिवार जागरूक हुए हैं जो अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करने लगे हैं, अर्थात शैक्षिक अवसर प्रदान करने लगे हैं, शिक्षा अब उनको दिलवाने लगे हैं। और ये समझता हूँ कि आपके लिए एक लड़का और लड़की होने का अर्थ विभिन्न सामाजिक समूहों में स्पष्ट हो गया होगा। मैं आगे चर्चा करूँगा आपके लिए इसी टॉपिक पर कि आपके लिए जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये क्वेश्चन पेपर 5th 100 मार्क्स का है प्रशिक्षणार्थियों और एक्सटर्नल 80 मार्क्स और 20 इंटरनल मार्क्स हैं। आप ध्यान रखिएगा। आपके लिए धन्यवाद।